गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास में हम अपनी प्रीवियस क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में, टोटल कितने आर्टिकल्स होते हैं, पहले कितने आर्टिकल्स थे, कितने ग्रुप्स थे और अब कितने ग्रुप्स हैं। लास्ट क्लास में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 20 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी आर्टिकल 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आर्टिकल 21 तो काफ़ी फेमस है, राइट टू लाइफ के नाम से भी जान सकते हो, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के नाम से भी आप इसको जान सकते हो। तो इसमें क्या मेंशन है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू लाइफ। पहले तो जीने का अधिकार है, उसके बाद बाकी सारे अधिकार है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में अरेस्ट होने से प्रोटेक्शन मिल जाती है। क्या क्या प्रोटेक्शन है देखो, क्या क्या है जैसे, सो दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट arbitrary arrest. It ensures that any person who is arrested must be informed to the reasons for their arrest and can approach a magistrate for judicial review of their detention. मतलब कि जब किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उस पर्सन को पता होना चाहिए कि उसने क्या गुनाह किया है। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ बोला और पुलिस गई और अरेस्ट करके ले आई, ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? मैनिपुलेट करता रोड पे बैंक। हाँ वही चीज़ है, ठीक है। जैसे लोगों को अपने अंडर लेके उनको अपने अकॉर्डिंगली काम करवाना। जैसे भीख जो मांग रहे होते हैं लोग, जो कुछ तो अपनी मर्जी से करते हैं, बट जैसे बच्चों को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो दिस आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, and this article prohibits human trafficking and forced labor like beggar. It makes the practice to forced labor a punishable offense. तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिल सकती है। आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। जो आपने कई बार सुना होगा, है ना, चाइल्ड लेबर पैराग्राफ आता था स्कूल में, तो वही है। आर्टिकल 24 ये बोलता है कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज, माइंस और अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। दिस आर्टिकल प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस राइट्स एंड वेलबींग। तो बच्चे जो 14 साल से छोटे हैं उनको किसी भी फैक्ट्री या किसी भी माइन यानी खाने जो होती है, कोयले की खान या कोई भी, और बाकी कोई हजार्डस का मतलब क्या होता है? जहरीली एम्प्लॉयमेंट। हजार्डस का मतलब होता है खतरा, जहरीली। जैसे क्रैकर्स की फैक्ट्रीज होती है, तो उसमें बच्चे जो 14 साल से छोटे हैं उनको अलाउ नहीं है, वो काम नहीं कर सकते। अगर पकड़े गए तो जो काम करवा रहा है उसको पनिशमेंट मिलेगी। आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दिस आर्टिकल गारंटीज फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू ऑल सिटीजन्स इंक्लूडिंग द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन। किसी भी धर्म को, कोई भी किसी भी धर्म को मानना चाहे वो मान सकता है। आर्टिकल 25। आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस denominations have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose. This includes the freedom to manage their affairs in matters related to religion. मतलब कोई भी किसी भी रिलीजन का कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता है या कोई भी कुछ भी इस्टेब्लिश करना चाहता है वो कर सकता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर्स, ठीक है। जैसे कई ये बहुत सारे ऐसे बाबा होते हैं तो वो अपना वो बना लेते हैं, तो वो कर सकते हैं, वो अपने धर्म को आगे बढ़ा दें, कोई भी कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। कि किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोशन करने के लिए पेमेंट टैक्स को पे करना इज लीगल, फ्रीडम है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स दैट इज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग और मेंटेनिंग एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिस। Article 28, freedom as to attendance at religious instruction
or religious worship in certain educational institutions. This article ensures that no educational institutes aided by the state shall compel a student to take part in religious activities. कि हम किसी को भी दबाव में डाल के नहीं बोल सकते कि भाई ऐसा करो, कि इस धर्म को मानो, ये इनकी पूजा करो या ये करो वो करो. तो ये आर्टिकल नंबर 28 में गिवन है. ठीक है, मतलब जिसकी इच्छा है वो करेगा, जिसकी नहीं है वो नहीं करेगा. आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. This article protects the right of minorities to conserve their language, script or culture. It ensures that no person can be denied admission to an educational institute that is maintained by the state or receive state funds based on their religion, race or language. कि minorities तो पता है ना आपको, minorities यानी वो लोग जो मुस्लिम्स होते हैं, तो उनके लिए ये वाला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 29, कि कोई भी स्कूल, कोई भी एजुकेशन ऐसे नहीं कर सकता कि हम इस बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे किसी भी धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर या उसकी भाषा के आधार पर, उसको डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन लेने से. आर्टिकल नंबर 29. ठीक है. आर्टिकल नंबर 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. अब ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, ये कुछ नीचे जो गिवन है. This article guarantees the right of minorities to establish and manage their own educational institutes, ensuring they are not discriminated against in matter of admission. तो ये अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चला सकते हैं और इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. आर्टिकल नंबर 31 पहले था, अब नहीं है, अब ये नहीं है. आर्टिकल नंबर 31 जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में. 44th अमेंडमेंट एक्ट का मतलब है जब 44th टाइम हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाए थे, तो तब हमने इस आर्टिकल को हटा दिया था और इस आर्टिकल को हमने राइट टू प्रॉपर्टी के साथ बदल दिया था. राइट टू प्रॉपर्टी क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद आर्टिकल नंबर 32. आर्टिकल नंबर 32 रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट of rights conferred by this part. Article 32 gives the right to constitutional remedies to individuals whose fundamental rights are violated. कि किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट किया जा रहा है तो वो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है. इट एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट पे जाके वो अपनी बात रख सकता है. Article number 33 power of parliament to modify the rights conferred by this part in their application to the armed forces. This article allows parliament to make laws that restrict or modify fundamental rights. कि पार्लियामेंट, आर्टिकल नंबर 33 पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि आप कुछ ऐसे कानून भी बना सकते हो जो चाहे उससे फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई ही क्यों ना करना पड़ रहा हो, टू आर्म्ड फोर्सेस. जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में काम करते हैं उनके लिए. इंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी इन द मिलिट्री, ताकि मिलिट्री में डिसिप्लिन और एफिशिएंसी बनी रहे. आर्टिकल नंबर 34 यानी मिलिट्री से रिलेटेड है. कुछ कुछ वर्ड्स आपको ऐसे उठा लेने कि ये मिलिट्री से रिलेटेड है. 34 इस तरह से आपको याद करना होगा. ठीक है. आर्टिकल नंबर 34 रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया. This article provides for the suspension of certain rights during the imposition of martial law. ये आर्टिकल आपको प्रोवाइड करता है सस्पेंशन, किसी भी राइट को सस्पेंड कर देना अगर ड्यूरिंग द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ. जब मार्शल लॉ इम्पोज हो रहा हो तो आप किसी भी हम नहीं, मतलब जो भी है पार्लियामेंट है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किसी भी एक सर्टेन राइट को सस्पेंड कर सकता है. मतलब ये है कि हमें राइट तो दे दिए बट समटाइम्स हम क्या करते हैं, अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं. तो उस केस में आर्टिकल नंबर 35 लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट. दिस आर्टिकल ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स स्पेशली दोज रिलेटिंग टू डिस्क्रिमिनेशन. मतलब पार्लियामेंट के पास पूरा राइट है कि वो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस और बना सकता है, स्पेशली जो डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है, यानी जो भेदभाव से रिलेटेड है. उसके बाद आर्टिकल नंबर 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है. ये चीज़ एक बार पहले भी गिवन है. ठीक है, ये रिपीटेड है, ये है इसमें.
आर्टिकल नंबर 37 डीपीएसपी बताया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल कौन से पार्ट में डीपीएसपी? 4th पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में डीपीएसपी गिवन होता है, एप्लीकेशन। सो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, दे गाइड द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में, कि किस तरह से उसको पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी बना तो रहे बट इन बातों का ध्यान रखना है। आर्टिकल नंबर 38 प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों का भला हो ऐसी चीजों को प्रमोशन करना। दिस आर्टिकल मैंडेट्स द स्टेट टू वर्क टुवर्ड्स द, मतलब मैंडेट मतलब जरूरी है, स्टेट के लिए जरूरी है टू वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इंश्योरिंग दैट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इज प्रमोटेड। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस प्रमोट हो, मतलब स्टेट जो है वो अपने लोगों के लिए वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। आर्टिकल नंबर 38 में दे रखा है। आर्टिकल नंबर 39 सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, कुछ पॉलिसीज ऐसी है जो स्टेट को फॉलो करनी है, तो वो कौन कौन सी पॉलिसीज है, कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 39 में। द स्टेट शुड स्ट्राइव टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड जस्टिस बाय सिक्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जैसे सेम काम करवा रहे हैं दो लोगों से, एक को ज़्यादा पेमेंट दे दी एक को कम, तो ये चीज़ गलत है। एंड प्रमोटिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द पुअर एंड विमेन, और पुअर जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाएं। कौन? स्टेट। Article number 40 Organization of Village Panchayats. This article directs the state to take steps to organize village panchayats and empower them to function as unit of self government. तो आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है कि जो स्टेट है वो स्टेप्स ले सकता है अपनी स्टेट होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी स्टेट्स होती है उनके अंदर विलेजेस होते हैं, तो विलेजेस में पंचायत होती है, तो पंचायत बनाने के लिए वो स्टेप्स ले सकता है ताकि उनकी एक पर्टिकुलर एरिया की सेल्फ गवर्नमेंट बन जाए। आर्टिकल नंबर 41 में देखो क्या क्या है, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, और कुछ जगह पर कुछ केसेस में पब्लिक असिस्टेंस मतलब लोगों की मदद करने का भी अधिकार है। दिस आर्टिकल इंश्योर्स द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स। The state is also required to provide public assistance in case of unemployment, old age, sickness और disablement। कि कोई डिसेबल है, डिसेबल मतलब हैंडीकैप से है, यहाँ पर बीमार है, बूढ़े हैं, या फिर अनएम्प्लॉयड है। आर्टिकल नंबर 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। The state shall make provisions for just and human conditions of work and provide maternity relief for women workers। मैटरनिटी मतलब होता है जब जैसे विमेंस काम पर है, तो अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो उनकी मदद करना। आर्टिकल नंबर 43 लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। दिस आर्टिकल मैंडेट्स, मैंडेट्स क्या लग गया, मतलब ये काम करना ही है तुम्हें, मैंडेटरी सुना होगा आपने, मैंडेटरी है, ठीक है। दैट वर्कर्स शुड रिसीव अ लिविंग वेज एंड दैट द स्टेट शुड ट्राई टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, कि जो लोग काम कर रहे हैं, लिविंग वेज का मतलब क्या होता है, तनख्वाह, ठीक है, सैलरी। तो लिविंग वेज मतलब कि उनको सैलरी मिलती रहे, कॉन्टिन्यूस सैलरी मिले। और स्टेट को ट्राई करना चाहिए कि लोगों का जो जीवन यापन है, जो लाइवलीहुड है, वो पर्याप्त चीज़ों से भरपूर रहे, यानी रोटी कपड़ा और मकान तो उन लोगों के पास कम से कम रहे। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। The state should endeavor to implement a uniform civil code that applies equally to all the citizens irrespective of religion in matters such as marriage, divorce, inheritance, etc. यहाँ पर इसका मतलब है applies equally to all the citizens irrespective of religion, मतलब ऐसा नहीं है कि इस जगह पे जाओगे तो यही कपड़े पहन के जाने हैं। एक्चुअल में ऐसा होता है कहीं कहीं, जैसे कुछ स्पेशली कुछ जो मंदिर होते हैं उसमें होता है कि आपको ऐसे कपड़े पहनने, कभी कहीं होता है। जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैरिज है, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन होना चाहिए सभी के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। थोड़ा सा इस पर और रिसर्च करेंगे। आर्टिकल 44 पे इसको लिख लो आप।
आर्टिकल नंबर 45 प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। फ्री एजुकेशन मिलती है ना, कहाँ तक, 12th तक भी मिलती है, डिपेंड करता है स्कूल कौन सा है, ठीक है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे रीच द एज ऑफ 14 ईयर्स, की 14 ईयर्स तक उनको बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलती है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्ज और कुछ कुछ चार्जेस लग जाते हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रही हूँ। सो ये समझ में आ गया। आर्टिकल 46 देखो, 46 से लेकर 50 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस। दिस आर्टिकल, ये SC ST से रिलेटेड है। दिस आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC। जो लोग SC ST यानी पिछड़े वर्ग से हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो शिक्षा में बढ़े, उस चीज़ को प्रमोट करना। तो इस वजह से इन लोगों की जो होती है सीट रिजर्व होती है SC STs की, और जो पेमेंट होती है कहीं पर भी वो कम होती है, फीस वगैरह, ठीक है। आर्टिकल नंबर 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। न्यूट्रिशन का लेवल बढ़े और अपनी स्टेट की ड्यूटी है कि अब उसकी जो पब्लिक है उसकी हेल्थ मेंटेन रहे। दिस आर्टिकल प्लेसेस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट to improve the nutrition standard of living and public health of the people of India. It particularly emphasizes ensuring that people have access to the basic needs required for a healthy life. वो जो होता है राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, छोटे बच्चों के लिए मिड डे मील होता है, क्यों होता है, न्यूट्रिशन और उनकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, ठीक है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर दे, जो स्टेट है अपने लोगों को, एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज दें, जैसे मोहल्ला क्लिनिक अभी काफ़ी खुले थे, तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रायोरिटाइज दीज इश्यूज इन पॉलिसी मेकिंग। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट बनाती है और अपने लोगों के लिए काम करती है। आर्टिकल नंबर 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, पशुपालन। आर्टिकल 48 डायरेक्ट्स द स्टेट टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन साइंटिफिक लाइन्स। This includes the promotion of modern farming techniques, animal breeding and providing for the welfare of animals. तो जो स्टेट है वो ये भी करे, एग्रीकल्चर पे भी काम करे यानी खेती बाड़ी, और एनिमल हस्बेंड्री भी करे, जैसे जिसमें अब आजकल तो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आ गई है, एनिमल ब्रीडिंग है, वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, यानी अपने वेलफेयर ऑफ पीपल तो हो ही रहा है, ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का भी वेलफेयर करे। द गवर्नमेंट शुड इनकरेज, गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दैट आर सस्टेनेबल एंड बेनिफिशियल फॉर बोथ फार्मर्स एंड द एनवायरनमेंट। कि ऐसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म चलाए जो फार्मर के लिए तो इम्पोर्टेंट है, मतलब फार्मर के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ साथ गवर्नमेंट के लिए भी हो और एनवायरनमेंट के लिए भी हो। दस इंश्योरिंग एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी, वो बढ़ेगी। आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 49 क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मॉन्यूमेंट्स जो भी बने हुए हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जितने भी प्लेसेस हैं, उनका क्या हो, प्रोटेक्शन हो, कि उनको लोग खराब ना करें, ठीक है। दिस आर्टिकल मैंडेट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, उससे नेशन की इंपॉर्टेंस बनी रहे। इट एम्फसाइजेस द कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। क्लियर है। The government is required to take appropriate steps to preserve and maintain national monuments, places of historical importance and other cultural heritage sites. तो गवर्नमेंट को कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं, इसीलिए कुतुब मीनार और कहीं पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी ड्यूटी रहती है कि आपको उसको मॉनिटर करना है, उसको मॉनिटर करना है, मॉनिटर मतलब देखना है। एंड लास्ट फॉर टुडेज क्लास, आर्टिकल नंबर 50 which ensures the separation of the judiciary from the executive. आर्टिकल 50 में एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर दिया। आर्टिकल 50 डायरेक्ट्स द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव मीन्स द गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स, की जो गवर्नमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव उसके ऑर्गन्स हैं, शुड नॉट इंटरफेयर इन जुडिशियल मैटर्स,
वो लोग जो सरकार है वो जुडिशियल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। जुडिशियल मतलब न्यायपालिका इसको हिंदी में बोलते हैं। एंड द जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट इन इट्स फंक्शनिंग, और जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो अपने फंक्शनिंग में इंडिपेंडेंट है, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकती है। द पर्पज ऑफ दिस प्रोविजन इज टू इंश्योर दैट जस्टिस इज एडमिनिस्टर्ड इम्पार्शियली एंड फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। ये क्यों किया गया? ताकि जो जुडिशरी है, जो न्याय है, जो न्याय मिले वो इम्पार्शियली मिले, कि किसी से भेदभाव करके नहीं, ताकि पॉलिटिकल और गवर्नमेंट उसको कुछ भी अफेक्ट ना करे। अपहोल्डिंग द इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, ताकि जो न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो फेयर रहे सभी लोगों के लिए। सरकार उसमें कुछ, सरकार का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। जुडिशरी अपना अलग है और टॉप पर है, जुडिशरी सबसे ऊपर आता है। समझ में आ गया? तो ये थे आर्टिकल नंबर 21 टू आर्टिकल नंबर 50। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और आर्टिकल्स कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।